नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों के केस पर सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती 8 जजेस ने दूसरी मर्तबा वजाहत जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट से दूसरी वजाहत सामने आई और इसमें अक्सरियती जजेस के मुताबिक इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के माजी से इतलाक को वजह बनाकर फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता, लिहाजा मुख्तसर हुक्मनामे के बाद इलेक्शन एक्ट में की जाने वाली तरमीम का कोई असर नहीं होगा। अक्सरियती जजेस का कहना है कि मुख्तसर हुक्मनामे में इंतखाब कुनिंदगान के हक को सियासी जमातों के जरिए नाफिज करने के लिए रिलीफ दिया। चूंकि कमीशन और पीटीआई दोनों ने दूसरी वजाहत तलब की है, हम सिर्फ वाजे करना और कानून की अच्छी तरह से तयशुदा तशरीह को दोहराना चाहते हैं। अक्सरियती जजेस के मुताबिक इलेक्शन एक्ट में की जाने वाली तरमीम का असर हमारे फैसले को माजी में लागू करने की इजाजत नहीं देता। दूसरी जानिब आईनी तरमीम पर वजीर कानून का नया तैयार करदा जो ड्राफ्ट है वो भी सामने आ गया है। हुकूमत के आइन के आर्टिकल 48 के शेख 4 में तरमीम का फैसला सदर काबीना वजीर आजम का मंजूर करदा मशवरा किसी अदालत या ट्राइब्यूनल चैलेंज नहीं हो सकेगा। हुकूमत की आईनी तरमीम के जरिए आर्टिकल 63A में तरमीम की तजवीज, पार्टी सरबराह की हिदायत के खिलाफ वोट गिना जाएगा। पार्टी सरबराह वोटों की गिनती के बाद कार्रवाई कर सकेगा। और हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट में जजेस तकर्री के लिए भी तरमीम की तजवीज है। जजेस की तैनाती में 4 असम्बली के अरकान जो है वो कमेटी के मेंबर होंगे, 2 हुकूमत और 2 अपोजिशन अरकान कमेटी का हिस्सा होंगे। हुकूमत की तरफ से 1 सेनेटर और 1 MNA का नाम वजीर आजम तजवीज करेंगे। अपोजिशन की तरफ से 2 नाम अपोजिशन लीडर तजवीज करेगा। चीफ जस्टिस की तैनाती खुसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। खुसूसी कमेटी के 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 सेनेट से होंगे। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगी। नाज़रीन, ये तमाम तर सूरत हाल है। इसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनके साथ मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। हुकूमत वक्त भी उनसे मुलाकातें करती नजर आ रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उनसे मुलाकात करते हुए नजर आ रही है। तो इसमें अब क्या नतीजा निकलता है, आईनी बेंच का भी ऑप्शन ज़ेरे गौर आ रहा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मशवरा दिया है हुकूमत वक्त को कि मंसूर अली शाह साहब के जो है वो चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए और इस पे यकीन दहानी भी नवाज शरीफ साहब की जानिब से करवाई गई है। इसी वाले पे बात करते हैं। हमारे साथ है तज्जियाकार शाहिद इकबाल भट्टी साहब मौजूद है। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। भट्टी साहब, किस तरह से देखते हैं, एक तो 8 जजेस ने दूसरी मर्तबा जो है वो वजाहत जारी कर दी है। इसमें उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल है 189 उसके मुताबिक अमल दरामद करना लाजमी है। बहुत शुक्रिया हमजा, आपके समईन को मेरा सलाम। मैं देखें, मैं लीगल ओपिनियन तो मैं नहीं दे पाऊंगा बिकॉज आई एम नॉट ए लीगल एक्सपर्ट, लेकिन जो पिछले काफी अरसे से एक तरमीम 26वीं आईनी तरमीम जो कि 26 पॉइंट पे ही मुहित है उसकी बात आप कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि जो पाकिस्तान का फ्यूचर का जो करियर पाथ बनेगा वो उसका जो टिल्ट है वो शायद अब पार्लिमानी कमेटीज या पार्लियामेंट के जो लोग होंगे, भले यही पार्टीज हो, नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, तो ये अपने हाथ के एग्जेक्टिव पावर्स को लेने की कोशिश कर रही है। खैर, पहले भी एग्जेक्टिव के पास ही पावर है, लेकिन मैं इसमें लाजमन कहूंगा कि आपने इंट्रोडक्शन में ये कहा कि 8 जजेस ने सेकंड टाइम एक रिमाइंडर कॉल दी है इलेक्शन कमीशन को वजाहत, यानी मैं एक लफ्ज हम बड़ा बोलते हैं, एक है सर्कुलेशन सुप्रीम कोर्ट का, हम उसको वजाहत कहते हैं। तो अब वजाहत कहते हैं, अपील कह लें या उसको एक रिमाइंडर कह लें, कोई लफ्ज। तो जहां तक बात रही कि आईनी तरमीम क्या इससे पहले 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं और 25वीं ये सारी तरमीम हो चुकी है ना। जब आईनी तरमीम की थान लेती है कोई भी गवर्नमेंट और उसको फिर वो सपोर्ट हासिल होती है, अवामी सपोर्ट हासिल हो ना हो, लेकिन उसको पाकिस्तान में इदारों की जब सपोर्ट होना शुरू हो जाती है, चाहे वो जुडिशरी की सूरत में हो, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट की सूरत में हो, वो पास हो जाती है। तो गवर्नमेंट ये मैं आप इधर है, मैं भी इधर हूं,
7:30 बजे अभी थोड़ी देर बाद कैबिनेट का इमरजेंसी इजलास बुला लिया गया है। खुर्शीद साहब की कमेटी ने कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब पिच के दोनों तरफ अच्छी तरह प्ले कर रहे हैं, वही ऑलराउंडर है, कीपर भी वही है, बॉलर भी वही है, बैटर भी वही है, बॉलर भी वही है, मैन ऑफ द मैच भी वही बनेंगे। ये कल तक तो उनकी बड़ी इज्जत होगी, मैं आपको ये बता दूं। और मौलाना साहब ने साबित कर दिया है, शायद आपको अच्छा लगे ना लगे, हमारे समईन को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन एक बात मैं बड़े खुले अल्फाज में कहता हूं जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि मुझे यूं लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के साथ जो भी डील किया हो, उससे बड़ी डील तो उन्होंने इमरान खान साहब के साथ की है। उसकी वजह यह है कि पीटीआई के जो लीडर इस वक्त वो मौलाना फजलुर रहमान लग रहे हैं। मुझे उनके गोहर, ये छोटे मोटे जो बच्चे, ये साबका स्पीकर हैं गोहर अयूब, गोहर दूसरे बैरिस्टर गोहर, ये मुझे उनके सामने मौलाना फजलुर रहमान के सामने प्यादे लग रहे हैं। तो इससे ज्यादा बुरी हालत जो पीटीआई, हालांकि उनके पास स्ट्रेंथ है, 70-80 लोग हैं, वो बार बार ये भी कहते हैं 1-1 करोड़ रुपए लोगों को ऑफर करके उनको भगाया जा रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर वो एक कॉज और अपने लीडर के जो तो कैदी 804 के नाम से मंसूब करते हैं, अगर उसके पीछे वो लगे हुए हैं तो फिर तो ये तरमीम पास नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए, लॉकडाउन करके, इंतजार फैला के, लाहौर वाली मुहिम चला के, लेकिन ये तरमीम पास हो जानी है और उसको पास भी मौलाना फजलुर रहमान करवाएंगे। और जो इलेक्शन कमीशन को रिमाइंडर भेज दिया गया है वो प्लान बी था, प्लान ए पहले मौलाना फजलुर रहमान वाला था। गवर्नमेंट ने बड़ी कोशिश की है वो प्लान बी पे चले जाए मौलाना फजलुर रहमान को बाईपास करके, लेकिन वो हमारे, मैं सल्यूट पेश करता हूं उन 8 जजेस को जिनके अपने फ्यूचर खतरे में है इस वक्त। क्योंकि उस आईनी तरमीम में हमजा एक जो सबसे बड़ी अचीवमेंट बिलावल भुट्टो ने हासिल किया, भले वो आईनी अदालत की अचीव कर ना सके, बेंच बना लिया, लेकिन जो चीफ जस्टिस की उन्होंने मुलाजमत मुद्दत में इजाफा ना करके भी एक ऐसी चाल चली है नून लीग और पीपल्स पार्टी ने और उसको लीड किया है बिलावल भुट्टो ने कि 3 जजेस में से किसी एक जज का इंतखाब हो सकता है। तो अगर ये फार्मूला मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तय कर दिया नवाज शरीफ के साथ, तो फिर वो प्रेशराइज नहीं कर सकते बिलावल भुट्टो को या किसी को। ये सिर्फ हमारे टेलीविजन पे टिकटॉक बनाने के लिए ये सारी बातें हम सुन रहे हैं, वो प्रेशराइज नहीं कर सकते क्योंकि 3 जजेस में से किसी को भी बनाया जा सकता है। लिहाजा मंजूर अली शाह साहब का आप लेटर इशू कर दें, दे डोंट हैव द अथॉरिटी फॉर दैट वन। जहां तक बात रही कि फ्यूचर के कौन से जजेस होंगे, ये तो तय हो गया आज के ये जा रहे हैं। काजी साहब पहले आते थे, अब जा रहे हैं, और काजी साहब को इन अल्फाज में हिस्से में याद रखा जाएगा। ये हर बंदे की अपनी अपनी ओपिनियन, आ रहे हैं नहीं आ रहे, ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है और ये सबके दिमाग में छाया हुआ है। और मैं समझता हूं कि एक शरीफ आदमी, एक पढ़े लिखे आदमी, वो लाहौर के चीफ जस्टिस भी रहे, मैं समझता हूं अनमैच्ड रहे, अनडिस्प्यूटेड रहे, लेकिन पीटीआई ने उसके साथ बड़ी ज्यादती की है, बड़ी ज्यादती की है पीटीआई वालों ने। ये कह के इमरान खान है और उसके पूरे हवारियों ने कि जब मंसूर अली शाह साहब आएंगे वो फॉर्म 47 को खोलेंगे और ये गवर्नमेंट चली जाएगी। ये ऐसे अल्फाज हैं, ऐसे अल्फाज ही नून लीग काजी फाइज ईसा के लिए। और उन दिनों में इमरान खान और जो पहले जो 2007 के वाकयात हैं चौधरी इफ्तिखार, ये सारे अल्फाज जो हैं ये सारे मिलके इफ्तिखार चौधरी के बारे में इस्तेमाल करते रहे। तो बड़ी साहब, वैसे अब मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक देखा जाए तो अदलिया के हवाले से जो कैंपेन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से चल रही है वो भी सबके सामने है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, सीनियरिटी बेस को देखा जाए वो भी सबके सामने है कि क्यों इख्तलाफ आ रहा है, क्या वजह है, इख्तलाफ क्यों है। अगर आप जिस तरह से मुंसलिक कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काजी साहब के साथ, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो शाह साहब के अगेंस्ट उसी तरह से लगी हुई है। नहीं, दोनों चीजें गलत है ना। अगर नून लीग गलती कर रही है या की है उसने, वही गलती तो पीटीआई कर रही है। अब फर्क यह है कि जो गलती गवर्नमेंट कर रही है वो पावर में है, वो गलती पीटीआई कर रही है जिसके ऊपर एक बड़ा शिद्दत वाला इल्जाम है कि उसने पाकिस्तान की रियासत पे अटैक किया हुआ है। देखिए उन पर केसेस कैसे हैं, मेरी बात को आप समझ गए हैं। तो अगर नवाज शरीफ हाईजैकर बन के अंदर थे 99 में,
और उस वक्त अगर कोई चीफ जस्टिस को टर्मिनेट किया जाता है या उनसे रिजाइन लिया जाता है, या देखना हमारे यहाँ हमारे जजेस साहिबान है, माजरत के साथ आपका और मेरा टेलीविजन प्रोग्राम बंद ना हो जाए, अब चीफ जस्टिस तो बनना था एहसन साहब ने, जो रिजाइन करके चले गए। उन्होंने अपनी कुर्बानी नहीं दी, इतनी बड़ी कुर्बानी दी यार, उन्होंने पेंशन छोड़ी, सब कुछ छोड़ा, और आज वो किधर है? वो मॉनिटरिंग जज रहे। अच्छा वो चले गए, उनका कोई जिक्र नहीं कर रहा। मंसूर अली शाह साहब पे दुनिया जहान के इल्जामात लग गए हैं, ना वो रिजाइन करने के तो लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी भट्टी साहब अब यही कह रही है ना कि जो मुसवदा पेश किया गया कि सीनियरिटी बेस पे चीफ जस्टिस नहीं होगा उस मुसवदे के मुताबिक। नहीं वो 3-in-1 वाला, पहले 5-in-1 वाले की बातें रात को चल रही थी, अब 3-in-1 वाला फार्मूला तो आ गया ना। हाँ। कि 3 में से किसी एक का इंतखाब। और जो आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी अपर और लोअर की, यानी नेशनल असेंबली और सेनेट के मिला के, अच्छा इसमें हमें यह देखना पड़ेगा कि पहले तो एक कमेटी जजेस की बना के उसमें ये उनको भी डालते थे, आपको पता है, ये वाला बार काउंसिल्स के लोगों को। अब बार काउंसिल्स का ही नाम नहीं आ रहा, चाहे वो पंजाब बार हो, चाहे पाकिस्तान बार हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट बार हो, ये बार वाला लफ्ज तो आप और मैं सुन ही नहीं रहे। तो लिहाजा इसका मतलब है कि ये पर्सन स्पेसिफिक अगर अमेंडमेंट नहीं हो रही, लेकिन ये कम से कम जुडिशरी स्पेसिफिक जो है ना वो जरूर हो रही है। मेरे ख्याल में ये जो आज का इलेक्शन कमीशन को रिमाइंडर उन्होंने भेजा है 8 जजेस ने, इस तरमीम के बाद मुझे हमारी अदालती निजाम में एक सुनामी आता हुआ नजर आएगा, जो मेरी फीलिंग्स है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ये ऐसा ना हो, लेकिन ये जो जुडिशरी वर्सेस पार्लियामेंट हुआ है ना, ये बहुत गलत हुआ है। ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, पाकिस्तान में सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए, पाकिस्तान के फ्यूचर में आप जैसे बच्चों के लिए, हमारे लोग जो रोजगार के सिलसिले में, जुडिशरी का काम है अदल और इंसाफ मुहैया करना, और आइन की जो तरमीमें होती हैं उनको रिव्यू करके उनको एग्जीक्यूशन करवाने के लिए गवर्नमेंट को ऑर्डर करना। या तो यहाँ पे अदालतें रिक्वेस्ट करती हुई दिखाई दी हैं, या फिर हमारे हुक्मरानों ने उनके मानने से इनकार कर दिया, उनके रिजल्ट्स को मानने से इनकार कर दिया है। ये सिर्फ ये नहीं कि नून लीग ही इनके खिलाफ बातें कर रही है। आपको याद है कि काजी फायद ईसा के खिलाफ तो केस कर दिया था इमरान खान साहब ने, जब बाद में उन्होंने उस पर एक्सक्यूज भी किया, उन्होंने नहीं किया, सदर पाकिस्तान ने भी किया। तो जो भी आता है वो चाहता है कि हम अपना हैंड पिक जो है ना वो चीफ जस्टिस लाएं। ये तो जुडिशरी को सोचना पड़ेगा ना। जुडिशरी के जो जजेस हैं, अगर वो बार काउंसिल्स के थ्रू पॉलिटिकल बार्स होती है, पॉलिटिकल बार्स होती है, उनके थ्रू अगर वो जजेस कोई बनते हैं, जो मैं इतना एक्सपर्ट नहीं, लेकिन मैं सुनता हूं और बार बार सुनता हूं टेलीविजन पे और अपने दोस्तों से जो लाइव्स हैं, कि वो अगर वो पॉलिटिकल लोग ही होते हैं, वो जो जजेस बन जाते हैं, फिर उनका कहीं ना कहीं टिल्ट होता है। क्या पाकिस्तान को चलाने के लिए जो आईनी इदारों के सरबराह होते हैं, क्या उनको पॉलिटिकल टिल्ट रखना चाहिए, या वो सिर्फ पाकिस्तान टिल्ट पे काम करें? तो जिस दिन पाकिस्तान टिल्ट में काम करेंगे, जिसको मैं चढ़ रहा हूं पाकिस्तान कहता हूं, तो पाकिस्तान के जो हालात आजकल आप देख रहे हैं, ना तो पंजाब में बच्चों की मूवमेंट शुरू होगी, ना वजीर आला सरहद जो केपी के हैं वो लाहौर और पंजाब पे या इस्लामाबाद पे आके अटैक नहीं करेगा, और ना ही मरियम नवाज उनको ऐसे बाउंस बैक करेगी। तो ये हालात तो हमने सारे पॉलिटिशियन ने खराब किए हुए ना। तभी तो मैं तो पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल रजीम के हक में नहीं हूं, चाहे वो पीटीए की हो, चाहे वो नून लीग की हो। मैं तो चाहता हूं कि पाकिस्तान में जमहूरियत जरूर हो, लेकिन वो कौमी हुकूमत में हो और वो प्रोफेशनल की हो, वो टेक्नोक्रेट की ना हो, वो प्रोफेशनल की हो, और हर पार्टी में से वो अच्छे बंदे जो अकाउंट फॉर हों, जो ट्रांसपेरेंट हों, जिनकी कोई जायदादें ना हो, जिनके पास कुछ ना हो, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उनको आगे लाया जाए और पाकिस्तान उसको हैंड ओवर किया जाए, 10 सालों के लिए पाकिस्तान ठीक हो जाए। तो वो बंदे आपको लगता है कि पॉसिबल है, मिल सकते हैं मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक, जो आप पॉइंट रेज कर रहे हैं? हाँ, आप देखें तो माजी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अदालतों पे चढ़ाई करती हुई नजर आई। 1997 से 1998 का दौर देखें, नवाज शरीफ साहब, उसके बाद अभी जब नवाज शरीफ साहब लंदन गए,
गुजरावाले के जलसे से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हैं, तो किसी ऐसे फर्द का नाम नहीं पीछे छोड़ते कि जिसको रोंदा ना गया हो, वो हमारे आला इदारों में हो या हमारे आला हुकाम हो, सबको जो है वो इसी तरह से रोनते नजर आए। इसी तरह से तमाम सियासी जमातें यही सब कुछ करती हुई नजर आती हैं, तो वो लोग कहां से आएंगे फिर? नहीं, देखिए 25 करोड़ का मुल्क है, मेरी बात को आप समझ गए हैं। आपको पहले भी मैं कई दफा हमजा, मैं आपके टेलीविजन प्रोग्राम में और लास्ट में एक दूसरे चैनल पे बैठा हुआ था, तो मैं लोगों को एक सिर्फ आपके समीन के लिए और नाज़रीन के लिए, देखिए पाकिस्तान में बैंक्स इस वक्त प्रॉफिट में, जितने फाइनेंशियल हब्स हैं, जो फाइनेंशियल इदारे हैं, वो सारे प्रॉफिट में, सीमेंट के बहुत सारे इदारे प्रॉफिट में। पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट का इदारा है वो सारा नुकसान में है। जो कॉर्पोरेट प्राइवेट सेक्टर की चीजें हैं जिसको हम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारे प्रॉफिट में है। तो वहां के जो चीफ एग्जीक्यूटिव बैठे हुए हैं, अगर वो घाटे का सौदा नहीं करते और इन बुरे हालात में, मुआशी बदहाली में, डिफॉल्ट एज पे हम चले गए, हम डिफॉल्ट से बच रहे हैं, हम मकरूज है, हम कर्जा हमारे ऊपर ज्यादा है, हमारी आमदन कम है, इसमें भी अगर कुछ इदारे 15-20 इदारे तो प्रॉफिट में, इवन हमारी फौज प्रॉफिट में है, AWT प्रॉफिट में है। हमारा जो इदारा है, तो फौज के जो रिटायर्ड फौजियों का इदारा AWT बना हुआ है, वो प्रॉफिट में। अगर ऐसे ऐसे इदारे प्रॉफिट में जा सकते हैं तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट घाटे में क्यों होती? तो इसका मतलब कि पॉलिटिशियंस की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हमारे ऊपर डेट बर्डन्स हैं, हमारे अंदर। अगर उन इदारों को चलाने वाले लोग उन इदारों को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं 15-20 सालों में, पाकिस्तान डिफॉल्ट कैसे कर सकता है? तो पाकिस्तान में मेरे जैसे, आप जैसे बच्चे हैं, क्या हमें ये गवर्नमेंट मौका देगी? मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, हमसे मुराद हम पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की अवाम को मौका देंगी? आंसर इज नो। यहां तो एक नौकरी के लिए करोड़ों रुपए रिश्वत मांगी जाती है। यहां पे मुझे ये बताएं कि मैं कल की खबर है, मैं ब्रेकिंग न्यूज भी दे रहा हूं, और मुझे पहले पता चल गया था कि यहां पे अगर आप वजीर तालीम, जिसने आके बड़ी बढ़के मारी है ना, मैं राना मेरे छोटे भाइयों की तरह है, बच्चों की तरह है, और वो हीरो बनने की कोशिश करके वो जीरो बन गया, कि मुझे फील होता है कि यहाँ पे ये काम हुआ है। मैं बात करना नहीं चाहता था उस पर इस वक्त, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर टीचर्स, स्कूलों के टीचर्स, ये जो प्राइवेट स्कूलों में है या गवर्नमेंट के स्कूलों में है, अगर इनके एग्जाम ले लिए जाए तो 90% ये फेल हो जाएंगे और वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये मेरिट पे आते हैं, ये आपको सिफारिश करके आएंगे। मुझे टेलीविजन पे कोई एनालिस्ट नहीं यार बगैर सिफारिश के बैठ सकता, स्कूलों में टीचर बगैर सिफारिश के। अच्छा भट्टी साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि सिकंदर अयाज साहब जो है वो मुश्किल में है? तो कौन से राना सिकंदर अयाज मुश्किल में है? हाँ। देखिए, उसको कल शटअप कॉल दी है मरियम नवाज ने, इसको नहीं करना चाहिए था। तो इसका मतलब है वो जो उसके गुड बुक थी, उसको वो हाइपर था, कल जब जियो वाले ने उसका स्टांस लिया है तो उसका मुंह लटका हुआ था। देखिए, आपने वो काम कर दिया जिससे आपने जलती हुई पे खुद तेल डाल दिया, अपनी ही गवर्नमेंट पे तेल डाल दिया। आज वो कह रहे हैं कि वो वाकया नहीं हुआ, वो वज़ीर तालीम आके कह रहा है। मैं यही तो कह रहा हूं कि देखिए, राना बहुत टैलेंटेड है, कैनेडियन क्वालिफाइड है, मैं भी कैनेडियन क्वालिफाइड हूं यार, मेरी भी स्पेशलाइजेशन फाइनेंशियल एक्सपर्टीज की कनाडा की है। ठीक है, मैं भी रोशन पाकिस्तान बनाना चाहता हूँ, वो भी रोशन पाकिस्तान बनाना चाहता है। एक हमारे वजीर खेल हैं, वो भी कनाडा से पढ़ के आए, खोखरों के बच्चे हैं, वो भी रोशन पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, मैं भी बनाना चाहता हूँ। अच्छा, उनके बाद पैसा, वो जैसे बाप की वजह से वो पॉलिटिक्स में आ गए और ये जंप इन करके ये वजीर बन गए। तो वजीर ये मेरिट पे नहीं ना बने, वजीर ये अपनी क्वालिफिकेशन की वजह से तो नहीं बने। जो वजारतें इनके पास, इनकी स्पेशलाइजेशन उस पर तो नहीं है, ये तो लेगेसी में बने कि क्योंकि ये वो उसका बेटा है, इसलिए इतना पैसा खर्च किया है, वो बन गए। इसी तरह इमरान खान साहब के पास, जुल्फिकार बुखारी के पास इतना पैसा है, उसको ये मिनिस्ट्री दे दो, सियालकोटिया के पास इतना पैसा है, उसको ये मिनिस्ट्री दे दो, ये रशीद भट्टी साहब का बेटा है, इसको ये मिनिस्ट्री दे दो, ये लॉयर है, इसको ये मिनिस्ट्री दे दो। तो आपका क्या ख्याल है? ये मेरे दोस्त सलमान अकरम राजा जिन्होंने ये पार्टी ज्वाइन की है, तो वो अगर उनको नवाज शरीफ मान जाते वजारत कानून बनने के लिए, तो क्या वो पीटीए को ज्वाइन करते? यहाँ पे वजारतें बिकती हैं, यहाँ पे पोस्टिंग बिकती है, यहाँ पे पॉलिटिशियन खरीदो यार, ये ताजर है बेसिकली। ये जो हमारे जितने भी पॉलिटिशियन है, चाहे मेरे दोस्त है, मुझे बाद में कहते हैं बड़ी साहब आप ऐसी बातें करते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में जिसको ट्रू डेमोक्रेसी कहते हैं उसका खमीर ही नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान, मैं डिक्टेटर्स के हक में नहीं हूं,
लेकिन मैं डिक्टेटर्स के अगर हक में नहीं हूं तो मैं पाकिस्तान पॉलिटिशियन रजीम के हक में भी नहीं हूं। उनकी रजीम नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे प्रोफेशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए। 10 साल के लिए बिल्कुल बैन होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को, सबको, पाकिस्तान को स्मूथ किया जाए, अपने पांव पे खड़ा किया जाए। उसके बाद एक सिस्टम के तहत जो पार्टी बने। मुझे बहुत उम्मीद थी। बड़ी साहब, ये जो फिर नाम में जमहूरिया आता है उसका मकसद बाकी रह जाएगा? नहीं, जमहूर का मतलब जमहूरियत नहीं होता। जमहूर का मतलब होता है कि अवाम। आप बार बार मुझे कहते हैं कि जमहूरियत यहाँ पे, मुझे ये बताओ हमजा के क्या है? मैं तो इस प्रोसेस से पिछले बड़ी साहब, जब जमहूरियत होते हुए अवाम जो है वो काउंटलेस है, जमहूरियत होते हुए अवाम काउंटलेस है, तो जब जमहूरियत नहीं होगी फिर अवाम क्या होंगे? फिर वोट डालती है ना, वो पैसा लेके वोट डालती है, वो नौकरी लेके वोट डालती है, वो सड़क के अगेंस्ट वोट डालती है, वो नाली के अगेंस्ट वोट डालती है, वो शादी ब्याह के अगेंस्ट वोट डालती है, वो किसी ना किसी लालच में वोट डालती है। बड़ी साहब, वो तो वोट डालते हैं अपने नजरिए के मुताबिक, लेकिन उनका वोट जो है वो सही समत पे काउंट किया जाता है। आप मुझे बताएं कि पीटीआई एक नई पार्टी थी, एक नई पार्टी जो वो इमर्ज हुई, उसने कहा मैं इंसाफ नाम रखा गया। क्या उसने अपने 3.5 पौने 4 साल की हुकूमत में अपने आप को जस्टिफाई किया? आंसर इज नो। जब वो खुद को जस्टिफाई नहीं कर सके। बड़ी साहब, इसका फैसला मैंने और आपने थोड़ी करना है, इसका अवाम फैसला कर रहे हैं और 38% वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे के अवाम ने फैसला किया। अच्छा हमजा, फिर बात लंबी हो जाएगी। देखें, 38 नहीं, उनको 48% भी वोट दे दें। आप ये देखें कि एक है वोटिंग पैटर्न कि पाकिस्तान के 25 करोड़ में से अगर 12 करोड़ वोटर्स हैं, 12 करोड़ में से 2 करोड़ वोट या 2.25 करोड़ वोट पीटीआई को डला, कि 8 करोड़ वोट या तो नहीं डला या एंटी पीटीआई डला। मैं बात कर रहा हूं, तो सारे इकट्ठे हो गए। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या पीटीआई 12 करोड़ में से 6 करोड़ वोट लेने में कामयाब हुई है? आंसर इज नो। क्या उसने 14 सालों में केपीके में उसको लाहौर से, पंजाब से बेहतर कर दिया? आंसर इज नो। बट सब कंसिस्टेंट गवर्नमेंट, केपी में कंसिस्टेंट गवर्नमेंट दी है केपी अवाम ने किसी को? यार परसिस्टेंट गवर्नमेंट देखिए, मुझे ये बताइएगा, क्या वो मौलाना फजल रहमान को दे देते हैं? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि वहां पे अगर ऑप्शन नहीं था तो वहां के अवाम जो है उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑप्शन नजर आया तो उन्होंने उनको वोट दिया और वो कंसिस्टेंटली 3 टाइम्स इन गवर्नमेंट। अगर मैं आपके इस फार्मूले से एग्री कर दूं, हम कहीं दूर निकल गए हैं। जो केपीके में पिछले 13 सालों से 3 दफा बारियां लगवा दी केपीके में उन्होंने पीटीआई की, तो चौथी बारी पीपल्स पार्टी की लगी है। आर यू हैप्पी विद पीपल्स पार्टी इन सिंध? बड़ी साहब, मैं हैप्पी या ना हैप्पी होना, अनहैप्पी होना मेरा तो मकसद नहीं है। मैंने तो हकायक जो है वो चीजें सामने रखनी है, ये तो अवाम ने फैसला करना है। असल में जो हकायक जिसको आप हकीकत का लफ्ज बोल रहे हैं वो हकायक नहीं है। ये एक ऐसा सहराब है, ये अलूजन है जिसमें मैं और आप फंसे हुए। पाकिस्तानी 25 करोड़ और 12 करोड़ यूथ फंसे। बड़ी साहब, 38% वोट को हम किस तरह से जो है वो गलत साबित कर सकते हैं? मुझे सोल्यूशन बता दीजिए जो हकायक हम इसको जो है हकायक ना समझें। देखिए, मैं आपसे एग्री कर रहा हूं। मैं 38 नहीं, मैं कहता हूं उनके असल में हो सकता है वो 48% हो। ठीक है, उनसे चीटिंग हुई है। मसला यह है कि क्या हमारी अवाम इमरान खान की शख्सियत में वोट दे रही है, नवाज शरीफ की शख्सियत में वोट दे रही है, या भुट्टो जिंदा होने पे वोट दे रही है, या इनके जो मंशूर होते हैं इनके यार हर कंपनी में आप अगर स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं उनके प्रोस्पेक्टिस होते हैं, उनका विजन होता है, उनकी प्लेजेस होती हैं। हमारी अवाम इतनी बात शोर हो गई है कि हम देखें यार इस पार्टी का ये मंशूर है, इसने 3 साल रही है, 5 साल रही है, 2 साल रही, इसने जो अपना मंशूर लिखा हुआ था मैं ये काम कराऊंगी, कितने % किया, क्या इसको लाना चाहिए? बड़ी साहब, मंशूर देखते हैं ना, अवाम जो है, अवाम में हम भी जाते हैं, आप भी जाते हैं, हेल्थ कार्ड की बात करते हैं अवाम बिल्कुल बात करते हैं कि सेहत कार्ड का इजरा किया गया, उससे मुस्तफीद हुए बहुत सारे लोग। अवाम जो है वो बिलखुसूस इसमें कैंसर हॉस्पिटल का भी और यूनिवर्सिटीज का भी नाम लेते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिए। वो भी अवाम है जो मोटरवेज का हवाला देते हैं, वो भी अवाम है जो सड़कों का हवाला देते हैं, वो PMLN को सपोर्ट करते हैं।
सुने, आप जो पीटीआई चेयरमैन के जाती काम है ना ट्रस्ट वाले, आप उनको मैच ना करें गवर्नमेंट के कामों से। नहीं, मैं तो अवाम का मैं बता रहा हूं कि अवाम का नजरिया, अवाम की सोच, अवामी स्पेस पे जो है वो कंसीडर करती है। नहीं, उससे ज्यादा काम तो उन्होंने किए हैं। हमारे यहाँ छोटे छोटे एमएनए एमपी है, पता नहीं जो पुराने लोग हैं, मुंशी हॉस्पिटल है, फला, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये बातें नहीं होती कि एक्नॉलेज करते हैं। आप ये हो सकता है मैं पसंद नहीं करता, मैं एक्नॉलेज नहीं करता, मुझे ये बताया 38% जिसने वोट लिए हैं और जिसने 15% वोट लिए हैं, और अगर 3 बंदों ने 15-15 ले लिए, वो इकट्ठे हो गए 45 हो गए उनके, तो आप 38 और 45 का कैसे कंपैरिजन करेंगे? तो ये जमहूरियत है, ठीक है ना? नहीं बड़ी साहब, ये जमहूरियत है नहीं, ये शेमफुल चीज है। ये शेमफुल इसलिए मैं कहता हूं कि यहाँ पे हमारे यहाँ लोगों में वो शऊर नहीं है। बड़ी साहब, ये तो बिल्कुल इसी तरीके से है कि आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, आप एग्जाम दे रहे हैं और आप एग्जाम में 100 में से 98 मार्क्स ले रहे हैं। सुनिएगा, आप उसमें से 98 नंबर ले रहे हैं 100 में से, और आपके मुखालिफिन में से मैं और 2 शख्स और हैं, हम तीनों के नंबर्स मिला के फर्स्ट पोजीशन हमें दे दी जाए आपके बजाय। नहीं, आपकी आर्गुमेंट से मैं डिसएग्री हूं। आपने खुद से कैलकुलेट किया कि 98 नंबर, अभी आप 38% कह रहे हैं। मैं आप बड़ी साहब, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं ना कि इस तरीके से आप रिजल्ट जो है वो फाइनलाइज कर रहे हैं। आप ये कहें मुझे, आप जवाब दे दें समईन और नाजरीन के लिए कि पीटीआई के वोट ज्यादा है या अपोजिशन में जितनी भी चाहे वो चीचू का मुरब्बा है उनके सारे वोट इकट्ठा करने ज्यादा है? किसके ज्यादा है? गवर्नमेंट की बात करें, इत्तेहादी जमाती। एक एंटी पीटीआई वोट है, बताएं कौन सा है? बड़ी साहब, इसमें देखें, प्रो पीएमएलएन भी नहीं है, प्रो भुट्टो भी नहीं है, डिविजनिंग है। अगर आप ये तो वो वाली बात हो गई कि हम ये कहें कि पाकिस्तान, काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, सारे ममालिक के जो वोट हैं वो जो है वो कंपीट कर सकते हैं किसी इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी मुल्क को, तो इस वजह से जो है पावर इनको बना दिया जाए और पावर इनको कंसीडर कर लिया जाए। यार मुझे ये बताए ना, ये पाकिस्तान के आइन के मुताबिक इत्तेहाद होता है ना। अगर मौलाना फजल रहमान और इमरान खान आज एंटी गवर्नमेंट काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आजकल क्लिप चल रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब के कि आपने उसको नबी बनाया, वो आपको शर्म नहीं आती? तो आज वो इकट्ठे बैठे हुए। पाकिस्तान में जिसको आप जमहूरियत कहते हैं, मैं उसको नहीं मानता, मैं नहीं मानता, क्योंकि ये आइन को नहीं मानते, पॉलिटिशियन आइन को नहीं मानते, पॉलिटिकल पार्टीज आइन को नहीं मानती, इसलिए मैं पॉलिटिकल पार्टीज। भाई साहब, यही तो हम कहते हुए नजर आते हैं कि कौन सी जमहूरियत है ये जमहूरियत है? हम आपसे ये जानना चाहते हैं। ये शेमलेस जमहूरियत है, क्योंकि वो जमहूर नहीं है जो हम ना वाकिफ है असल जमहूरियत से, तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि असल जमहूरियत ये होती है, क्योंकि जमहूरियत हमें नजर ही नहीं आ रही है तो हम वाकिफ नहीं हो पाए कि जमहूरियत कौन सी होती है। देखिए हमजा, आपने कहा नवाज शरीफ ने गुजरांवाला में थ्रेट किया, जरदारी साहब ने इनसे जाने की बातें कर दी, बिलावल भुट्टो ने कहा कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मरियम ने कहा कि वर्दी के पीछे दहशतगर्दी है, ये बातें हुई। तो क्या इमरान खान ने जानवर अल मुर्तशी, गधे, खोते, घोड़े, ये सारे बातें नहीं की? बड़ी साहब, उन्होंने डिपार्टमेंट या वर्दी की बात नहीं की। बड़ी साहब, इख्तलाफ है, उन्होंने डिपार्टमेंट या वर्दी की बात नहीं की, उन्होंने मखसूस शख्सियात की बात की। नहीं तो अच्छा मुझे यह बताएं कि क्या नवाज शरीफ ने 2 जो आर्मी के लोग थे, बाजवा साहब और फैज साहब, इसके अलावा उन्होंने क्या सारी फौज कर दी? वर्दी अभी आपने आपके ये अल्फाज हैं, वर्दी के नारे लगवाए गए। अब मैंने कहा कि मैंने मिसाल दी है कि मिसाल नहीं बड़ी साहब, ऐसा हुआ है, ये नारे लगे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नारे लगे हैं। मैंने कहा कि अगर आप कहते हैं कि मरियम जब चलती थी तो पीछे से ये आवाजें आती थी कि ये जो वर्दी है इसके पीछे दहशतगर्दी है, चलो वो तो नारे लगवा रहे थे, सुन लो, वो तो नारे लगवा रहे थे। इन्होंने तो पाकिस्तानी फौज की चीजों को
मस्मार कर दिया है, तो किसने किसको जरूरत नहीं लगाई, मुझे ये बताएं सर। वो उस पे कहते हैं जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, उसकी फुटेजेस क्यों गायब हुई हैं वो सारी सामने लाई जाए, उनके मुतालबात हैं, उस पे तहकीकात होनी चाहिए, वो कहते हैं। आपका प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है हमजा, मेरा रिकॉर्डेड प्रोग्राम है, मैं आगे यहाँ पे गालियां दे रहा हूं और मैं कह रहा हूं ये बातें छोड़ दें। आप किसी भी पॉलिटिशियन को, किसी पार्टी को जस्टिफाई ना करें, मेरी आपको एडवाइस है। दे आर नॉट लॉयल विद देयर सेल्फ, हाउ दे कैन लॉयल विद द कंट्री। जितने भी पॉलिटिशियन हैं, मैं इनको गद्दार तो नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं इनको पाकिस्तान का वफादार भी नहीं देख रहा। ये अपने घरानों के, ये अपनी जेबों के, ये अपने रिश्तेदारों के, ये अपने इन्वेस्टर्स के वफादार हैं। पाकिस्तान के साथ तो खिलवाड़ ही खिलवाड़ है, पॉलिटिशियन तो खिलवाड़ ही खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मैं तो हर पार्टी के बारे में ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान में जो भी पार्टी बरसरे इख्तियार आई है, उसने अगर 10%, 20% डेवलपमेंट के काम किए तो 80% उसने अपनी जेबें ही भरी हैं। जिसको जितना काम कम टाइम मिला उसने कम भरी है, जिसको जितना टाइम ज्यादा मिला उसने ज्यादा भरी है। तो मैं तो कह रहा हूं कि हमारे यहाँ पॉलिटिशियन सड़कें, ये खराब ये बनाने के लिए आते हैं, ये यहाँ पे कानून। भाई साहब, एट द एंड व्हाट डू यू थिंक, क्या सोल्यूशन होना चाहिए? आप जिस तरह से कहते हैं कि वो लोग चुन लिए जाएं जो अनमोल मोती हैं, वो अनमोल मोती कहां से जो है वो चुने जाएंगे? वो अनमोल मोती कहां से पैदा हो सकते हैं? 25 करोड़ अवाम जो हैं उनमें से उनको तो कंसीडर किया नहीं जाता उन अनमोल मोतियों में। मुझे ये बताएं कि बार बार हर गवर्नमेंट जाती है खूत वाले मेरे दोस्त के पास, डॉक्टर साकिब साहब के पास जाती है, मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपके सामने भी, आप भी तब बच्चे होंगे, अब आप भी बड़े हो चुके हैं, जवान हैं, आपने भी देखा होगा पिछले 10-15 सालों में कि क्या उन्होंने 2 नंबर काम किए। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, मैं उनकी मार्केटिंग नहीं कर रहा, मेरे अच्छे दोस्त है, लेकिन मैं उनके काम को पसंद करता हूं। मैं रोशन पाकिस्तान बनाना चाहता हूं, तो मैं रोशन पाकिस्तान बनाने में मैं अगर फ्रीलांसर बंदे रखना चाहता हूं तो मैं अच्छे बंदे रखूंगा ना, जो पाकिस्तान में रोशनी फैलाएंगे। कौन सी रोशनी? समाजी, सकाफती, मुआशी और ये सोशलिज्म की और हमसायों की। इसको अब मुझे ये बताएं कि आप किसी एक पार्टी को देख लें, सुबह से लेकर शाम तक, टॉक शो से लेकर बाकी काम करने तक, ये क्या पाकिस्तान की आवाम को, हमारी यूथ को, अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कवर अप करने के लिए कोई काम कर रही है? या सिर्फ बार बार मुझे लोग कहते हैं कि आप मरियम के बारे में अच्छी बातें नहीं करते। मैं कहता हूं मरियम ने आज की डेट में कोई 50 मार ली है। अगर वो कहती 804 पे अगर 200 पर्चे हुए हैं तो उसने कम से कम अपने 50 ये कर लिए इनिशिएटिव अनाउंस करने की। मैं तो मरियम को उस दिन मानूंगा कि उसका हर अच्छा काम जो उसने इनिशिएटिव अनाउंस किया है, उस पे 6 माह के बाद और साल के बाद मैं उसका रिव्यू करूंगा टेलीविजन पे बैठ के कि उस पे एग्जीक्यूशन कितने % हुई है। तो अगर सिर्फ अनाउंस हुआ है, एग्जीक्यूशन नहीं हुई, तो मैं उसके बारे में कौन सी अच्छी बातें करूंगा जी? मुझे एग्जीक्यूशन चाहिए, मुझे अनाउंसमेंट्स नहीं चाहिए। मुझे इमरान खान की अनाउंसमेंट्स नहीं चाहिए, मुझे नवाज शरीफ की अनाउंसमेंट्स नहीं चाहिए, मुझे बिलावल भुट्टो की अनाउंसमेंट्स नहीं चाहिए। मुझे प्रैक्टिकली काम होते हुए दिखाई देना चाहिए कि ये यार ये मोटरवे बन गई है, फिर डेफिनेटली उसका एनालिसिस हो सकता है। ठीक है भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। शाहिद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये तमाम तर सूरत हाल है जिसपे भट्टी साहब ने भी इशारा दिया कि ये जो सियासी जमातें हैं ये माजी में एक दूसरे पे तनकीद करती हुई नजर आती हैं, माजी में एक दूसरे को जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से नोचती हुई नजर आती हैं, लेकिन जब मफादात की बात आती है तो ये एक दूसरे के साथ मिल बैठते हैं, फिर जो है ये इत्तेहादी हुकूमतें भी बनाते हैं, फिर ये इत्तेहाद में आके दूसरे लोगों की हुकूमतें गिराते भी हैं। ये सारा सिलसिला चल रहा है और पाकिस्तान के अवाम जो है, जमहूरियत का जो निज़ाम है, जमहूरियत का जो दावा किया जाता है वो नजर नहीं आता। शाहिद इकबाल भट्टी साहब ने कहा कि इसके लिए जो है वो पाकिस्तान के अवाम के लिए तब जो उस चीज को कंसीडर किया जा सकता है जब पाकिस्तान के अवाम के लिए कोई फायदेमंद चीज होगी, जब काम नजर आएगा तब उस पर एनालिसिस किया जा सकता है, रिलेट किया जा सकता है। अगर आप सिर्फ अनाउंसमेंट्स करेंगे तो वो इस में काउंट नहीं हो सकते हैं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान हमजा भट्टी को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।